जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग जान रहे थे क्लास 10th का हम लोग साइंस बुक के बारे में पढ़ रहे थे। साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के बाद 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग को सब चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का नाम था क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम लोग कुछ बातें किए थे। रासायनिक अभिक्रिया क्या था, रासायनिक समीकरण क्या था, जैसे कि रासायनिक समीकरण हम लोग पीछे बात कर चुके थे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 तक बन चुका है। उसमें सब जितनी भी पीछे का बातें हैं जो बता दिया गया, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 4 हो गया है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हम लोग ने जाना था कि रासायनिक समीकरण क्या होता था। रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े थे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया अभिकारक तथा उत्पाद। यदि आ रहा होगा बात याद तो अच्छी बात है, देखिए ध्यान से। जैसे कि बोला गया था कि यदि रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाए तो इधर जो भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, तथा उसके फलस्वरूप निर्माण होता है नया पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इन सभी रिएक्शन, जैसे कि रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, नया पदार्थ का निर्माण होता है, तो इन्हें हम लोग कहते थे रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इन्हें जब सूत्र व संकेत, ये सब क्या होता है? मैग्नीशियम का संकेत होता है, ऑक्सीजन का संकेत होता है, ठीक है। अब यह एक प्रकार का दो तरह का है, दोनों को एक साथ दर्शाया जा रहा है, इसे हम बोलेंगे सूत्र बोलेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया अभिकारक तथा उत्पाद को यदि सूत्रों व संकेतों के रूप में लेकर दर्शाया जाता था तो उसी को बोलते थे रासायनिक समीकरण। बस थोड़ा सा अंतर इस बात का है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर दोनों के बीच क्या होता था? अभिक्रिया होता था। अभिक्रिया का फलस्वरूप नया पदार्थ का निर्माण होता था, वह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया था। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या है? बस उसको सूत्र व संकेत के रूप में क्या करते हैं? लिख करके दर्शाते हैं, वह होता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के बारे में बात करें तो यह भी दो प्रकार। यदि लेक्चर नंबर 3 देखे होंगे तो उसमें दो प्रकार का आपको रासायनिक समीकरण दिखाया गया है। पहला क्या था? संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या था? असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पहले पढ़े थे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या था? दोनों तरफ बराबर जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक तथा उत्पाद, दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है। उसे हम लोग कह रहे थे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिएगा, Mg यहाँ पे एक है, यहाँ पे Mg एक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैग्नीशियम एक, यहाँ पे मैग्नीशियम एक, यहाँ पे ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यह बराबर नहीं है। यह एक प्रकार का असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और असंतुलित रासायनिक समीकरण बिल्कुल तरह से गलत होता है, हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिकॉज रिएक्शन कभी भी होता है तो वह संतुलित होना चाहिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, तब जाकर के हमारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया पूरा होता है, ठीक है। रासायनिक अभिकरण संतुलित होता है, रासायनिक जो भी अभिक्रिया करवाते हैं वह सही सही होता है, ठीक है। तब हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को असंतुलित हो चुका था। अब आज हमें पढ़ना था रासायनिक समीकरण का संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि रासायनिक समीकरण संतुलित हम लोग पढ़ चुके थे कि रासायनिक समीकरण का संतुलित क्या था? कि जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया में भाग लिया अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण के बाद आता है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या? यदि हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन करवाने के बाद हमें जो नया पदार्थ बन रहा है, यदि दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं। ऐसा जब रह जाएगा तो यहाँ पे एक प्रकार का हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण बिल्कुल तरह से क्या होता है? गलत होता है। हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। और कारण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कारण जानते हैं, ठीक है। कारण क्या होते हैं यदि संतुलित ना करें तो क्या कारण होगा, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे क्या? एक था संरक्षण यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, और एक था स्थिर अनुपात का नियम। यदि आ रहा होगा बात याद तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल हमें स्थिर अनुपात का नियम के बारे में बात नहीं करना, बट हाँ थोड़ा सा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बात करें, क्या किया जाता है, ठीक है। इसमें होता है क्या? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए मतलब भाग लेगा जो पदार्थ उससे बोला जा रहा है। ये दोनों क्या लिए? भाग लिए, तब तो नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं ना। अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक तथा निर्माण हुए उत्पाद दोनों और पदार्थों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हमेशा बोलता है, यदि आप ऐसे सोचो नॉर्मल तरीका से अपने बारे में, मतलब कि अपने तरफ से हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। हमें नया पदार्थ का निर्माण करना है तो हमें
जितना यदि हम लोग 100 ग्राम इधर पदार्थ लिए तो हमें कितना मिलना चाहिए, 100 ग्राम मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग यदि 5 kg इधर पदार्थ ले रहे हैं, पदार्थ यदि शामिल करवा रहे हैं 5 kg, तो हमें मिलना भी चाहिए 5 kg, ऐसे कम थोड़ा ना मिलना चाहिए। ये तो सही बात है ना, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि आप जितना लोगे आपको उतना मिलना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही बोला था। इसी कारण से द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से ये सिद्ध करना होता है कि हाँ, जितना आप लिए हैं उतना आपको मिलना चाहिए, और आप बराबर नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या बोला गया, Mg ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, मतलब जलाया जाता है, कल बताया गया था, ठीक है। तो क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बनाता है, ठीक है। यदि हम इसे बैलेंस न करें, अभी यह बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस करें तब क्या दिक्कत है, और बैलेंस करने के बाद क्या फायदा होगा, देखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम मेरा कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि आपको पता होगा कि एक मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, थोड़ा सा इधर देखते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और इसका परमाणु भार 24 था। अच्छी तरह से याद होगा, क्लास 9 में पढ़े हैं क्या, ये इसका दुगना कर दिया था, जब ऑड नंबर आता है तो 1 बढ़ा दिया जाता है, परमाणु संख्या होता है नीचे और ऊपर परमाणु भार होता है, तो 24 होता है इसका परमाणु भार, कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्लस बोला है, प्लस हम लिख देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, जितना है पहले उतना हम लिख देते हैं, 2। अब एक ऑक्सीजन का परमाणु भार यदि याद होगा तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन कितना आता है, परमाणु संख्या 8 में, इसका परमाणु भार कितना होता है, 16, ऐसा है क्या। तब 16 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अब जितना हमें मिला उतना हमें उधर मिलना भी तो चाहिए ना, जितना लगा है उतना हमें प्राप्त भी होनी चाहिए। अब देखते हैं, 24 एकम 24 प्लस में 16 दुना का 32, दोनों को जोड़े थे कितना होगा, 4 2 6, 3 2 5, यानी 56 यूनिट। हम लोग सिंपल सा यदि ये सूत्र के द्वारा जो होता है एलिमेंट्स का यदि हम द्रव्यमान मापते हैं तो उसे यूनिट में मापते हैं, यू मतलब यूनिट, यूनिट के द्वारा मापते हैं, ठीक है, यूनिट के द्वारा मापते हैं। अब आगे चले, हमने लगाया 56 ग्राम, तो हमें मिलना भी चाहिए 56 ग्राम। 56 ग्राम इधर इधर होगा तो हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होगा, और 56 ग्राम नहीं होगा, 56 ग्राम बोल रहे हैं, सॉरी 56 यूनिट, ठीक है। इसे यूनिट में मापा जाता है, यदि समझना है तो आप ग्राम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे हमें यूनिट यानी 56 यूनिट लगाए, मतलब यूनिट लगाए तो हमें 56 यूनिट मिलना भी चाहिए। यदि इतना नहीं मिला तो हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही पड़ेगा, समझ में आई बात है। देखिए यहाँ पे सिंपल से मैग्नीशियम 1 है, तो 1 का 1, अभी तुरंत बताएगा, एक मैग्नीशियम का परमाणु भार 24, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना पे है, प्लस में, एक ऑक्सीजन है, 1 का 1, अब यहाँ पे प्लस नहीं दर्शा रहा, मतलब कि यहाँ पे क्या प्लस नहीं है, प्लस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 तरह का मेटल है, ठीक है, 2 तरह का पदार्थ है, 2 तरह का पदार्थ को ऐड ही करेंगे ना। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ेंगे हम, 24 एकम 24 मल्टीप्लाई पहले कर दिए, 16 एकम 16 जोड़ दीजिए, 4 6 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 40 यूनिट। अब यहाँ से देखिएगा, हमने लगाया था 56 यूनिट और हमें मिला 40 यूनिट, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं ना। यदि आप किसी भी फैक्ट्री में, ऐसा भी थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए लॉजिक तरह से, कि आप फैक्ट्री में जितना सामान लगा रहे हैं उतना यदि आपको नहीं मिलेगा तो कोई किसी लिए काम करे, समझ में आई बात है। मतलब कोई भी काम करवाना होगा तो पहले हम जितना लगाएंगे उतना मिलेगा, तब ना हमें फायदा होगा। मतलब कि सोचना है कि आखिर हमने 56 यूनिट लगाया तो बाकी कहाँ चला गया, नहीं जाना चाहिए था। इसी कारण हम लोग बराबर कहते हैं कि संतुलित हो जाएगा तो हमारा बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हमें 2 करने के लिए क्या करेंगे ना, 2 करने के लिए हम लोग हमेशा आगे लगाते हैं, पीछे नहीं लगाते, ठीक है। तो पीछे नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे, आगे लगाए तो ऑक्सीजन 2 ठे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लगाने का मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 ठे हो गया, ठीक है। तब यहाँ हमें मैग्नीशियम को भी बराबर करना पड़ेगा, 2 ठे मैग्नीशियम भी हो गया। अब सबको मिटाकर अब देखते हैं कि हमने बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद क्या द्रव्यमान बराबर हो, पहले से ही लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है कि यह आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अब हमने बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद द्रव्यमान निकालते हैं, शायद सही हो जाए। सही होगा तो बिल्कुल रासायनिक समीकरण होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हाँ, जितना लगाए उतना हमें मिलना चाहिए, ठीक है। पहले इतना उतारते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम कितना है, 2 ठे मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम का परमाणु भार बताएगा तुरंत कितना होता है, 24 होता है, प्लस में ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन का 16,
देखते हैं 24 दूना का 48 प्लस में 16 दूना का 32, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देते हैं। 8 दो 10 का जीरो हाथ में, एक 3 और 4 7 और 1 8, 8 यानी 80 यूनिट। 80 यूनिट हमें प्राप्त हुआ, मतलब कि 80 यूनिट हम पदार्थ लगाए। अब मिला हमें कितना, ये देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, 2 है, यहाँ पे एक दिख रहा है क्या, 2, मतलब आगे लगाए तो सभी के लिए मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे कैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, सिंपल सा। ऐसा यदि है तो ऐसा 4 है, 5 है, तो मतलब ये सभी से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि केवल एक से मल्टीप्लाई करें, सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से सेम यहाँ पे 2 मैग्नीशियम तो 2 का 2, एक मैग्नीशियम का परमाणु भार 24, प्लस में ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, 2, एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे एक लिख रहा है क्या, आगे है यानी सबसे मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 यानी अब जोड़ेंगे 24 गुना का 48, प्लस का प्लस 16 गुना का 32, जोड़ते हैं 8 दो 10 का जीरो अंत में 4 3 7 और 1 80 यूनिट यानी यूनिट। देखिए ध्यान से, अब हमने लगाया था 80 यूनिट, किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन के थ्रू ही हमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, नए नए सामान आते हैं, तो कैसे आते हैं, पहले सामान को लगाया जा रहा होगा, इसके बाद नया पदार्थ मिल रहा होगा ना, सिंपल सा होती है ना, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे बैलेंस करने के बाद हमने 80 यूनिट लगाया तो 80 यूनिट हमें प्राप्त भी हो गया, ठीक है। मतलब हमें ये पता चलता है कि यदि रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करें तो रासायनिक समीकरण बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसी का द्रव्यमान संरक्षण का नियम साफ साफ ये बात बोलता है कि आपको जितना लगाना है, आप जितना लगाएं उतना आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक ही होता है, यदि ना कीजिए तो रासायनिक अभिक्रिया गलत हो जाती है। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, ठीक है, अब हमें संतुलित करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले इतना उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे 10 15 हम लोग एग्जाम्पल करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, ठीक है। पहले इतना उतारते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमें संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक नियम अपनाया जाता है, उस नियम को थोड़ा सा याद रख लेना है। एक नियम हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम, नियम होता है अनुमान विधि। ये कौन सा नियम, अनुमान विधि, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या बोला कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है ना, तो संतुलित करने के लिए एक नियम लगाया जाता है, उस नियम के द्वारा कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। यह नियम कुछ नहीं बोलता, बस ये नाम दे दिया गया। इस नियम का मतलब यह है कि आपको अनुमान लगाना है कि कहाँ पे कितना आपको लगाना है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लगाओगे बता देगा ये नियम, नहीं, अपना से सोचना है कि हमें 4 लगाना है तो 4 हमको चाहिए तो 4 लगाएंगे, 10 हमको चाहिए तो 10 लगाएंगे, ऐसा आप सोचना है, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे ऐसे बैलेंसिंग करने का, उसमें हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे, Mg प्लस में O2 रिएक्शन करके बनाता है Mg। अब ये तो भी तुम्हें बताया गया था, तुरंत से बैलेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं, H प्लस में Cl2 क्या बनाता है, HCl। आगे चलते हैं, ये सब नॉर्मल नॉर्मल है। Na प्लस में Cl2 क्या बनाता है, NaCl2 यानी NaCl बनाता है, हमें बैलेंस करना है, ठीक है। कहाँ पे क्या लगाएंगे सो अब आगे जानेंगे हम लोग। अब आगे और चलते हैं, आगे चलते हैं। Zn प्लस में H2SO4 आगे बनाता है ZnSO4 प्लस में H2, ठीक है। और आगे चलते हैं, CaCO3 ये बनाता है CaO प्लस में CO2, यह भी रिएक्शन बताएगा। अब हमें सभी को बैलेंस करना है। एक ही बात में बोला गया है कि हमें अनुमान लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ऐसा कोई नियम नहीं कि आप नियम के द्वारा बना सकते, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कहाँ पे क्या ऐड करना है। पहले गिनते हैं, पहले गिना जाता है कि कहाँ पे हमको क्या लगाना है, ठीक है। अब ये सब क्या चीजें से सब बता दिया गया, ठीक है, कैसे कैसे लिखा जाता है।
अब हम चलते हैं बैलेंसिंग के थ्रू। बैलेंसिंग कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था MgO बनाता है। हमें देखना है कि आखिर कहाँ पे बराबर है। यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम यहाँ पे एक, यहाँ पे मैग्नीशियम एक, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन यहाँ पे दो, ऑक्सीजन यहाँ पे एक। अब बात रहा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का तो बराबर हम पीछे से भी लगा के कर सकते हैं कि नहीं, बराबर हो गया। लेकिन ये सरासर गलत होता है, आप पीछे लगा कर कभी भी नहीं कर सकते, या तो आप बीच में भी नहीं लगा सकते, बिकॉज ये साथ में है MgO साथ में था, बीच में कहाँ से ऐड कर दीजिएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसी कारण बीच में भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी अब हमको पास एक ही आइडिया बचता है कि हमको लगाने के लिए हमेशा आगे ऐड किया जाता है, ठीक है। कभी भी आप पीछे ऐड नहीं कर सकते हो। तो हमें लगाना यानी बराबर करना है, तो आगे यदि हमको दो ऑक्सीजन चाहिए, दो बनाना है, तो कहाँ ऐड करेंगे, आगे दो लगा दिए, ऑक्सीजन की संख्या दो हो जाएगी। अच्छी बात है, ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन यहाँ पे काम ये बिगड़ गया कि मैग्नीशियम कितना हो चुका है, ठीक है। तो हमें इधर मैग्नीशियम भी कितना करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। अब दो करने के लिए सिंपल पीछे नहीं आगे लगाएंगे, काम खत्म। मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, सिंपल सा। इसी प्रकार से इसे बनाएंगे। H यानी Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन एक थे, क्लोरीन दो थे। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन एक थे, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है हमें। क्लोरीन यहाँ पे दो थे, यहाँ पे क्लोरीन कितना, एक। हमें बनाना कितना पड़ेगा, दो। दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा आगे ऐड करते हैं, आगे लगा दे, दो दो लगा दिए, अच्छी बात है। क्लोरीन की संख्या दो हो गई। अब यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे H के लिए नहीं लगा है, यहाँ क्लोरीन के लिए, मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी देखो सिंपल सा यदि कोई संख्या के आगे रहता है तो आगे मतलब सभी के साथ मल्टीप्लाई करता है, यानी दो सभी के लिए मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो हो गया और क्लोरीन भी दो हो गया। तो क्लोरीन तो बन गया, लेकिन हाइड्रोजन दो हुआ था, हाइड्रोजन को दो हम यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल से ऐसे आप लोग पहले क्या कीजिएगा, रफ कॉपी पे उतार करके पहले बराबर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन है, हाँ तो ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है तो पहले एक बार उतारा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे दोबारा उतारना पड़ेगा, इसमें आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, इसके बाद इसमें रहेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ऐसा सोच के बना सकते हैं। आगे चलते हैं। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के बनाता है क्या, NaCl। देखेंगे यहाँ पे सोडियम एक है, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम एक है। यहाँ पे क्लोरीन दो थे, क्लोरीन यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो दो करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा आगे लगाते हैं, आगे लगा तो क्लोरीन की संख्या दो हो गई, लेकिन सोडियम कितना हुआ, सोडियम दो, सोडियम दो यहाँ से तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। ZnH2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस में H2। इसका नामकरण क्या होता है, सब पढ़े हुए क्लास 9th में, या तो आगे बताएंगे जब रिएक्शन चैप्टर आएगा तब, ठीक है। अभी रिएक्शन है, बिकॉज जब रिएक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में तो सब की बातें आती है, अभी थोड़ा सा चिंता नहीं लेना। अभी बस देखना रिएक्शन करके क्या क्या निर्माण कर रहा है, ठीक है। Zn निर्माण करते हैं यहाँ। अब यहाँ पे देखेंगे Zn की संख्या यहाँ पे एक, Zn की संख्या एक। अब यहाँ किसी किसी का डाउट होगा कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे Mg ओ, यानी यहाँ पे Mg तो हमने साथ में लिया, O का अलग क्यों लिया है, तो कारण होता है कि देखिए ध्यान से, कभी भी देगा ना Mg मतलब एक साथ है, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, और O मतलब ऑक्सीजन होता है। तो कई ऐसे मेटल होते हैं जिनका सिंबल दो रूपों में दर्शाया जाता है, मतलब दो अक्षर में दर्शाया जाता है। और ये बातें हमेशा याद रखिएगा, जब दो अक्षर में दर्शाया जाएगा, एक अक्षर बड़ा और एक अक्षर हमेशा कैपिटल और एक हमेशा छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम में क्या हुआ, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, यानी ये हमें पता चलता है कि ये साथ में है, अलग अलग M और अलग G नहीं है, एक साथ है। इसी प्रकार से Cl देखिए, Cl को दर्शाने के लिए क्या है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, यानी हमें पता चलता है कि ये साथ में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो अक्षर लेंगे आपको कहीं भी कोई मेटल दे देगा, जैसे CO कह रहे हैं, तो CO के एक साथ होता है क्या, नहीं, अलग अलग है, दोनों कैपिटल है। लेकिन हाँ, इसकी मैं बात करूँ CO, एक स्मॉल और एक कैपिटल और एक स्मॉल है, ठीक है। यानी एक बड़ा और एक छोटा है, तो इसका मतलब होता है कोबाल्ट, होता है, याद आ रहा होगा, कोबाल्ट कहते हैं। लेकिन इसे क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे, बिकॉज दोनों कैपिटल है, एक कैपिटल एक स्मॉल रहता तो हम कहते साथ में जैसे कोबाल्ट, लेकिन यहाँ पे एक साथ नहीं। तो ध्यान दीजिए इस बातों का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बराबर करते हैं। Zn यहाँ पे एक है, Zn यहाँ पे एक है, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन दो थे, हाइड्रोजन दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी बराबर है हमारा, SO4 यानी सल्फर यहाँ पे एक है, SO4 नहीं गिनेंगे बिकॉज दोनों अलग अलग है ना, S भी बड़ा O भी बड़ा है, यानी S मतलब सल्फर अलग है, सल्फर अलग है, सल्फर यहाँ पे एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार। यहाँ तो रिएक्शन बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं, तो पहले से बराबर है। समझ में आई बात है क्या,
मतलब कि जो रिएक्शन पहले से बराबर है उसको भी काहे छेड़खानी करना है, पहले से ही बराबर है, छोड़ देते हैं ना। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे उष्मा दिया जाता था तो टूट जाता था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 में। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। ये एक साथ है ना, बिकॉज एक कैपिटल और एक स्मॉल है, ठीक है। तो एक है यहाँ पे तो एक यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, क्या है एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक दो, दो और एक तीन, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन एक, कार्बन एक, चलेगा, ये भी बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। ये 5 रिएक्शन था। अभी और हम लोग ऐसे ऐसे उदाहरण लेंगे और इसको बराबर करेंगे जब तक कि हमें समझ में नहीं आता है। जब तक कि बराबर करने नहीं आता तब तक कि हम लोग लगे रहेंगे। बिकॉज रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, फिर से बताते हैं हम। इस चैप्टर यदि समझ में आ गया तो केमिस्ट्री का आपका NCERT यानी चैप्टर नंबर 4, मतलब 4 ऐसे चैप्टर है जो केमिस्ट्री का है, जो कि सिलेबस में लिखवा दिए हम, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक आपका सिलेबस में केमिस्ट्री है। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर केमिस्ट्री है। और जब तक कि आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, आपको चारों चैप्टर केमिस्ट्री में आपको डाउट ही डाउट रह जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात है। इसी कारण 1 चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 चैप्टर हम बोलेंगे नहीं, मतलब कि आपको एक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, रिएक्शन क्या होता है, बैलेंसिंग कैसे होता है। इसी कारण एक बार वीडियो नहीं, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे प्रयास कीजिएगा आप बनाने का, तो बनेगा क्यों नहीं। इसी कारण बहुत ज्यादा प्रयास कीजिएगा तो आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। आशा करते समझ में आ रहा होगा, बहुत नॉर्मल चैप्टर है ही, इसमें क्या कुछ नहीं है। अब अभी इसके लिए बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इतना उतारिए, आगे चलते हैं, ठीक है।